तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो इडुटेरिया का नया बुक आया है, जो बेहद बहुत ही शानदार बुक है। इसमें हम देखिए, इसका यही है लोगो और इडुटेरिया का है, और इसमें एनसीईआरटी का 6 to लेकर 12 तक का सारा क्वेश्चन दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा हम लोग एक न्यू फॉर्मेट के तौर पर इसमें अध्ययन करेंगे। और आज हम बहुत ही शानदार तरीका से डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ, यहाँ पर देखिए डिटेल सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट छोटा हो गया है क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा टाइम लगा, और इसी तरह से हम लोग एक इधर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका एक सॉल्यूशन भी। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और नोट्स के रूप में तैयार करते चलिएगा, और आपको इस पूरा क्लास करने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो ये 6 क्लास का एनसीईआरटी का ऑल आउट बुक का देखिए, आइए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, क्या नया नया क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए 6 क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए, सुलेमान जब भी बात करता है तो कहाँ, पाकिस्तान चल जाता है। तो एक इससे क्या पता चल गया, सुलेमान से कैसे पकड़ लिए हम कि पाकिस्तान। तो देखिए इसका डिटेल दिए हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। तो इससे आंसर आपको पता चला और डिटेल भी पता चल गया। तो यूट्यूब पर ये बहुत कम ही मिलेगा जिसमें आपको साथ साथ दोनों कराया गया। बस 1 रन में आंसर पढ़ो और आगे निकलो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु को हिदौस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। तो सिंधु को हिदोस एवं इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा, तो ईरानी और यूनानियों ने। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल में, क्लास 6 का हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। सबसे पहले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस कहा तथा इंडोस कहा। यह नदी के पूर्वी क्षेत्र को इंडिया कहा गया। तो सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा गया, इंडिया। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पांडुओं लिपियों को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। तो पांडुओं लिपियों को हाथ से लिखा जाता था। देखिए लिखा हुआ है, प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भाषा में बड़े स्तरों पर पांडुलिपि लिपि को लिखा गया। तो कौन कौन भाषा में, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी और तमिल में। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, भारत को उपमहाद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है, बड़े आकार के कारण, समुद्र एवं पर्वत बांटे रहने के कारण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से सभी, सब है इसमें ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 और दोनों। भारत, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ साथ सब पढ़ते चलेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और भूटान। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से बटे हुए के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन वैसा नहीं बना, बस बना दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है। तो देखिए महाद्वीप, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आकार बड़े हैं और समुद्र, पठार एवं पर्वत से बटे हुए हैं। अगला पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, डिटेल भी साथ साथ चलते चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। तो सही है। दूसरा, राजाओं के जीवन की चर्चा, पता चलता है पांडुलिपि में रखकर लिखा हुआ रहता है। धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो क्या हो जाएगा, चारों स्तंभ हो जाएगा। इससे पांडुलिपि से क्या पता चलता है, ताम, देखो लिखा हुआ है, ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो कौन सा पेड़ इसमें पढ़ेगा, ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र से उगने वाले कौन सा, भुर्ज नामक पेड़। कौन सा पेड़, भुर्ज नामक पेड़। इसमें एक क्वेश्चन बना। आगे ऐसी इसी तरह से हम लोग डिटेल भी देखते चलेंगे। 6 नंबर आइए, 6 नंबर, बुर्ज होम के में
आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बुर्ज होम लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। अगर आप लोग बुर्ज होम के बारे में पढ़े होंगे तो देखिए लुसेंट में भी लिखा हुआ है कि बुर्ज होम से गड़े हुए घर मिले हैं। तो बुर्ज होम में गड्ढे मिलते थे, गड्ढे से घर, सही है। पुरातात्विक को झोपड़ी के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब देखते हैं इधर क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। पुरातात्विक को कुछ स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जिसमें बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। तो क्वेश्चन बनेगा बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कश्मीर में आधा सा होता है, कश्मीर में। चलिए, इसे के लोगों गड्ढे के घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। क्वेश्चन एक और बनेगा, गड्ढे में जो घर बनाते थे उसे क्या कहते थे, गर्तवास। क्या कहते थे, गर्तवास। और बुर्ज होम कहाँ बनता है, कहाँ पे आया गया, कश्मीर में। उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, ठंडे के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्विक को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने की जगह मिला है। मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते थे। तो देखिए इससे क्वेश्चन से क्या पता चला, 6 नंबर क्वेश्चन से, 6 नंबर क्वेश्चन से पता चला कि बुर्ज होम के आवास, सॉरी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। बुर्ज होम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में तो पता चल गया कि बुर्ज होम से गढ़े हुए घर मिलते हैं, इसे अंदर बाहर दोनों तरफ आग जलाया जाता है। लेकिन बुर्ज होम कहाँ पाया जाता था, कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हो गया। चलिए, तो इससे पता चला। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या पड़ा, जो गड्ढे हुए घर रहते थे उसे क्या कहते हैं, गर्तवास। तो 2 क्वेश्चन आगे बढ़ा। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आइए। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने का प्रारंभ किया गया। तो देखो क्वेश्चन को घुमा दिया है, खेती कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। तो उसी के बारे में बोल रहा है, गेहूं जौ क्या है, खेती के रूप में ही है, तो क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बाद आते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ेगा बुक से कि हम लोग डिटेल भी देख रहे हैं और वन लाइनर भी देख रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूट रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 1200 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। 1200 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। तो काहे बनेंगे, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, यही आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे कटने से घास थोड़ा ना बनेगा, भूमि उपजाऊ के कारण घास बनेगा, ये भी होता है। लेकिन पूरा घास का मैदान बनने के कारण जलवायु परिवर्तन ही होगा। देखिए डिटेल भी देख लेते हैं विस्तार में। 1200 साल पहले दुनिया में जलवायु के बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके कारण बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो इसका मेन कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। नवपाषाण काल में औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कैसा लग रहा है ये जो डिटेल के साथ हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो बोलिएगा, इसी तरह से करेंगे, नहीं तो सिर्फ 1 लाइन पढ़कर ऐसा सब लोग करते हैं वैसे निकल जाएंगे, ऐसे उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको अगर 100% कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है बुक से तो डिटेल प्लस क्वेश्चन दोनों देखना पड़ेगा। तो देखिए, तो औजार पॉलिश किए जाते थे, ये भी सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। पता नहीं अभी कोई ओखल देखे हैं कि मूसल देखे नहीं, लेकिन हम लोग के समय में अभी भी गांव में धरा हुआ है मूसल, जिसमें हम लोग पीसते हैं। तो देखिए दोनों हो जाएगा, कौन हो जाएगा यहाँ पर, C नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका विस्तार में, लगभग 9500 ईसा पूर्व समय से नवपाषाण काल की शुरुआत हुआ। तो एक क्वेश्चन बन गया इसमें, नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुआ, लगभग 9500 ईसा पूर्व। इसी समय कई स्थलों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजार से भिन्न है, इसीलिए नवपाषाण कालीन कहा जाता है। नवपाषाण कालीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले के औजार अभी के औजार में भिन्नता पाई गई। ये आगे इस उपकरण में शामिल है ठीक काटने के लिए, ये सब कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, औजार हड्डी के मिले हैं, ये भी चलिए। अब है पूछेगा किस काल में हड्डी के औजार मिले, तो पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया,
हड्डी के औजार, क्या बना, हड्डी के औजार, पूरा पाषाण काल। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? तो घूमने का कारण क्या था? एक जगह रुकने के कारण वहाँ फल वृक्ष और जानवरों के खासकर समाप्त कर देते थे। देखो, जहाँ एक जगह लगातार रहेगा वहाँ पर सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। शिकार ढूंढने के लिए ये भी सही है, मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए ये भी सही है। मौसम बदलते रहता था, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, तो सब लोग आपस में आवाजाही बदलते रहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इसमें कुछ डिटेल ऐसा नहीं है। चलिए आगे के बाद 10 के बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए डिटेल भी हम लोग साथ में लेके आए हैं पूरा विस्तार में, ताकि कॉन्फिडेंस पूरा बने। 11 नंबर क्वेश्चन, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल अभी पढ़ें। पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, लुसेंट में भी दिया हुआ है। एकदम सही है, एकदम गलत है, क्या है आप ही बताइए। मेसोलिथिक के मध्य पाषाण युग के संबंध में कथनों पर विचार करना है तो माइक्रोलिथिक क्या कहते हैं, और पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहते हैं। सही है, पत्थर के औजार आकार बड़े थे, ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कोई आकार छोटा भी था। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। देखिए इसका विस्तार में 1200 साल पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को मध्य प्रस्तर काल कहते थे। क्वेश्चन बन गया मध्य प्रस्तर काल। मध्य प्रस्तर काल किसे कहते हैं, 1200 से पहले, 12,000 से पहले और 10,000 के पहले को, सॉरी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रुकावट आ गया था। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे थे कि मध्य प्रस्तर काल किसे कहते हैं। तो 12, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 से, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे थे। मध्य प्रस्तर काल किसे कहता है, 1200 से लेके कितना तक, चलिए 1200 से लेकर कहाँ तक, 1000 ईसा पूर्व तक को क्या कहते थे, मध्य प्रस्तर काल कहते थे। तो आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और इसका विस्तार में भी देखते चलेंगे हम लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम था। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का परिणाम था, आगे क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था, मुहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, बस्तियों की संख्या कम हो गई। तो इसमें अगर हम इसका डिटेल देखेंगे
तो डिटेल का ऑप्शन में हम लोग आते हैं तो ऑप्शन लगभग शंका होगा। क्यों होगा शंका, आइए डिटेल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और हड़प्पाकाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। देखिए छोड़ दिया था ऑप्शन में, छोड़ने के बाद क्या था, मोहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी था ऑप्शन में। कच्चे माल का आयात घट गया। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दिया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाके में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन से क्या पता चला, चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपका 100% सेटिस्फाइड वीडियो रहेगा, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी और विथ एक्सप्लेनेशन भी सब मिल रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। अब देखिए कह रहा है सही मिलान करने कि तांबा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, खिजड़ी राजस्थान। टीन कहाँ पाया जाता है, तो अफगानिस्तान में। और सोना कोल्लार कर्नाटक में। तो ये तो खैर मिलाने वाला था, तो आप लोग मिला सकते हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला यहाँ पर देखिए विस्तार में कितना लंबा दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। तो देखिए हड़प्पाकाली सभ्यता के अंत का संबंध में इतिहासकार क्या क्या बोला, क्या क्या दिमाग लगाया, कैसा कारण था। तो देखिए हम लोग कई बार पढ़े हैं, नदी सूख गया था, जंगल के विनाश होने के कारण, चारागाह समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो देखिए लूसेंट में हम लोग तो इतना पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़े हैं। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शन छाटेंगे तो 1 2 3 4 साथ में रहना चाहिए। 1 2 3 4 नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये 4 भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ये डिटेल में यही लिखा हुआ है दोस्तों कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें अचानक लोग नगर छोड़ने लगे, मुहर प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर कच्चे माल का आयात की कमी हो गया, सड़कों पर कचरे का ढेर लगने लगा, जल निकासी खत्म हो गया, झुग्गी मुक्त घर बनाए गए। यही सब क्वेश्चन का कारण था। क्या क्या कारण था, नदी सूख गया, जंगल विनाश हो गया, चारागाह का मैदान खत्म हो गया, बाढ़ आ गया और शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते चलेंगे, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब सिंध में अवस्थित है, ये तो वर्तमान पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, मोहनजोदड़ो। ये सब तो देखने लायक क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस हल्का है, सब आगे निकलते चल जाते हैं। देखिए इस तालाब में बने ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो में इनमें से किसका प्रयोग किया गया, तो ईंट और प्लास्टर का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अग्निकुंड कहाँ मिले। देखिए बीपीएससी एईडीओ में भी आया हुआ है, बीपीएससी एईडीओ में आया है अग्निकुंड कहाँ मिले। तो अग्निकुंड कहाँ मिले, देखिए 2 जगह मिला था अग्निकुंड, एक कालीबंगन और एक लोथल। तो अग्निकुंड कहाँ मिलेगा, कालीबंगन और लोथल। तो एक का क्या हो जाएगा, सी नंबर, इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जहाँ पर रहेगा वहाँ पर पता और डिटेल पढ़ देंगे हम, इससे आपको संतुष्टि हो जाएगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा है। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता थी बिस्लाना स्नानागार, एकदम प्रमुख था, अन्नागार अनाज रखने के लिए, पक्की ईंटों का निर्माण और योजनाबद्ध नगर निर्माण। क्या हो जाएगा, चारों आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ईमान गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इनाम गांव के बारे में डिटेल पूछ रहा है, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, कौन सा कथन सही है। घोड़े नदी के तट पर, यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीम नदी की सहायक नदी है। तो यह सही है। दूसरा, यह स्थल लगभग 3600 से 2700 वर्ष पुरानी मानवों का निवास है। यह भी सही है। इस स्थल पर दफनाने की समान प्रथा अत्यंत वयस्कों की जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसे उनका सर दक्षिण दिशा में नहीं होता था, उत्तर में होता था। क्या हो जाएगा, ये कर दो सही, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर।
ईमान गांव, अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या डिटेल है। ईमान गांव एक पुरातात्विक स्थल है जो आज महाराष्ट्र राज्य के में स्थित है। तो क्वेश्चन में से क्या बनेगा, ईमान गांव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट बन गया। आगे किस नदी के किनारे है, तो भीमा नदी की सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। 3 क्वेश्चन बना ना, इसलिए डिटेल भी देखना बहुत जरूरी है। 3600 2700 पहले लोग रहते थे, ये सब कुछ नहीं। जमीन पर सीधा लटका कर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर दिशा में होता था। यहाँ पर देखिए दक्षिण दिशा बोल रहा था, गलत हो गया। और साथ में बर्तन भी रखे जाते थे, जिनसे शायद भोजन और पानी होते थे। बस्ती के केंद्र में स्थित 5 कमरे वाले घर, आंगन, व्यक्ति का शव, 4 पैरों वाला एक बड़े मिट्टी का जार दफनाया हुआ मिलता था। घर के अन्नागार भी था। सब की पालथी मारे हुए गोड़ को मोड़ कर रखते थे। मतलब देखिए ईमान गांव के संदर्भ में जो बोला, इसको पॉइंट को लिखिए कि कहाँ है, घोड़ नदी के तट पर है। अभी वर्तमान में कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर, भीमा की सहायक नदी, घोड़ नदी। अब देखिए इसमें जब दफनाया जाता था ना, तो साथ में सब चीज़ लेके दफनाया जाता था और पालथी मार के इसको दफनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 20 का विस्तार में यहाँ पर है। 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तो उनके, पहला नंबर ऑप्शन, उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। उन्हें राजाएं बनने का स्वयं अधिकार, राजा तो कभी बनेगा नहीं, संभव नहीं उस समय। ऊंची मजदूर, ये भी नहीं मजदूरी। कठिन काम से छूट, ये भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन देखने छटता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चयन करें। तो राजा के पास लोग कर एकत्रित करने की शक्ति थी। देखिए 21 का क्या हो जाएगा, राजाओं के पास कर एकत्रित करने की शक्ति थी। आगे बढ़ते हैं, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तरदायित्व होता था। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, जिनके पास क्षमता रहेगा वही बनेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन गलती ऑप्शन हो जाएगा। राजा के पास कर एकत्रित करने की शक्ति थी, ये तो खैर कन्फ्यूजन है। तो क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1100 या 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, आगे चलकर अनुष्ठानों को संपन्न कराते थे। दूसरा वर्ग राजा। तो ऋग्वैदिक काल में 2 वर्ण में बंटा था। पहला कौन सी, पुरोहित, एंड दूसरा राजा। राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, ना महल, ना सेनाएं थी, ना ही कर एकत्रित करने। देखिए इसे यहाँ से क्या पता चला, ना तो वो कर एकत्रित करते थे, यहाँ पर लिखते हैं, ना तो वो कर एकत्रित करते थे, और क्या था, ना ही उनके पास सेना था, ना ही उनके पास महल था, ना ही राजधानी था। इसमें क्या है, कर एकत्रित नहीं करते थे, ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ कर एकत्रित करते थे तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य पाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तन से दफनाया जाता था, जिन्हें कहते थे काले या लाल बर्तन। तो लुसेंट में साफ लिखा हुआ है, काले या लाल बर्तन का प्रयोग करते थे। लिखे पढ़ते हैं, मध्य पाषाण में दफन विशिष्ट बर्तनों से किया जाता था। इन्हें काले और लाल बर्तन कहा जाता था। कभी कभी इन कब्रों में लोहे से बने औजार, हथियार, सोने, आभूषण भी पाए जाते थे। तो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो आप देखिए महाजनपद में आ गए हैं, महाजनपदों के बारे में पढ़ना है कि महाजनपद के शासक संसाधन जुटाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किए हुए थे। एकदम सही है। आगे, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना को रख रखाव संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, ए सही है और आर सही है। और देखिए पुराना चीज़ के बारे में कौन बता रहा, आर। तो आर व्याख्या कर रहा है ना ए का, क्योंकि यह महाजनपद के शासक के बारे में बोल रहा है और इसकी व्याख्या आर कर रहा है। तो आर ए की व्याख्या सही है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर।
सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचकर जिसके बाद उसने सैनिकों से आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? तो कौन हो जाएगा? ब्यास नदी। अब जिसका पूरा विस्तार में देख लेते हैं। 2300 साल पहले यूरोप के मैसिडोनिया में रहने वाले सिकंदर नामक एक शासक दुनिया को जीतने चाहता था। क्या चाहता था? दुनिया को जीतना चाहता था। बेशक दुनिया को जीत नहीं पाया। मिस्र, पश्चिम एशिया हिस्सों को जरूर जीत लिया। देखिए सिकंदर कहाँ कहाँ जीता? मिस्र और पश्चिम एशिया को जीत लिया, लेकिन ब्यास नदी को पार कर आया तो वहाँ से पूरब की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन सैनिक क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि वह डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिक रथे, हथियारे विशाल मात्रा में। सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, ऑल आउट जो एनसीईआरटी हाल ही में आया है उसका 6 क्लास का हिस्ट्री एमसीक्यू प्लस डिटेल में। 25 नंबर क्वेश्चन, बज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो पता थे महिला था, तो महिला एक के ऑप्शन में है, तो मार देंगे बी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी गण या संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे। हर एक को राजा कहा जाता था। वे राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। सभाएं भी मिलते थे। चर्चा बहस के जरिए तय होता था। उदाहरण के लिए उन पर दुश्मन हमला कर देते थे तो मिलकर चर्चा करते थे और खटने से निपटने के लिए भी किया जाता था। हालांकि सभाओं में महिला, दास एवं कमकार हिस्सा नहीं लेते थे। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं दोस्तों। बस इसमें कौन कौन, बज्जी संघ में कौन कौन हिस्सा नहीं लेते थे सभा में? महिला, दास एवं कर्मकार। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है बज्जी संघ के बारे में किस पुस्तक में है वर्णन? तो बज्जी संघ के बारे में दीर्घ निकाय में। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर। अब दीर्घ निकाय के बारे में देखते हैं क्या क्या डिटेल में दिया हुआ बुक में। काफ़ी अच्छा बुक बनाए हैं। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। यह किसका है दीर्घ निकाय? बौद्ध ग्रंथ का है। तो दीर्घ निकाय किसका है? यहाँ पर लिख देते हैं बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध ग्रंथ का, जिनके बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। यह करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कितना 100 साल पहले लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। गण या संघ में कई शासक होते थे। अभी पढ़े थे, संपन्न लेते थे, बातचीत बहस विवाद सब होता था। इसमें दास कर्मकार हिस्सा नहीं लेते थे। तो बज्जी संघ का वर्णन किसमें मिलता है? दीर्घ निकाय में। और दीर्घ निकाय किसका पुस्तक है? बौद्ध का। आगे पढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर वैदिक काल महिलाओं और क्षुद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति था। तो देखिए अनुमति नहीं दी गई थी। सिंपल सी बात है, जब महिलाओं को सभा में नहीं बैठने दिया जाता था तो क्या उनको वेद पढ़ा दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाता। सही है। उन वर्ण का जन्म के आधार पर, वर्ण की व्यवस्था किसके जन्म के आधार पर किया जाता था? लुसेंट में भी है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें डिटेल रहेगा थोड़ा अच्छा, उसी को पढ़ेंगे। महाजनपद काल के संबंध में कौन सा कथन विचार करें? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए हल के फाल लोहे के बनने लगे, तो लोहे किस समय तो चर्चा ही नहीं था उतना। धान के पौधे में रोपण प्रारंभ हो गया। नहीं, धान के पौधा में रोपण प्रारंभ नहीं हुआ था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल को आसानी से जोता जाता था। तो ये कथन क्या है? सही है। लेकिन क्या बोल रहा है? कौन सा कथन असत्य है? हमें भी लगा असत्य है, तो सही कथन है ऐसा। दूसरी ओर धान के पौधे को रोपण शुरू कर दिया गया। सही है। क्वेश्चन में ही तो एग्जाम में फंसाता है, असत्य कथन पूछ रहा था, तो दोनों कथन सत्य है, इसलिए ना तो 1 और ना तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो मृतभांड का प्रयोग किया जाता था। चित्रित मृतभांड, उस पर बहुत सारा डिजाइन लिखा हुआ रहता था, तो चित्रित मृतभांड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान 30 नंबर। डिटेल भी देखते चलेंगे। डिटेल जिसमें पढ़ने लायक रहेगा उसको पढ़ देंगे। इससे आपको पूरा 100% बुक खत्म होगा। बस 1 लाइनर देख लेने से कुछ नहीं होता है। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह क्या था?
यह अभिलेख अशोक के अध्यादेश उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अफगानिस्तान से प्राप्त कंधार अभिलेख क्या है, अशोक के समय में उत्कीर्ण कराया गया था, सही है। ब्राह्मी भाषा का लिपि नहीं, इस पर ब्राह्मी भाषा का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी, एक भाषा का प्रयोग करते थे। तो क्या हो जाएगा, भाषा का प्रयोग करते थे ना कि ब्राह्मी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक। आगे, जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जन का राजा या जन से बसने की जगह, वही होता जनपद। क्या हो जाएगा, जन के बसने की जगह, वही हो जाएगा जनपद। आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितना वर्ष पहले हुआ, तो महाजनपदों का उद्भव अभी पढ़े थे 2500 साल पहले हुआ। आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब मिलाना है वैशेषिक के कनाद, एक का चार, योग के पतंजलि, दो का तीन, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर। पूर्व मीमांसा क्या हो जाएगा, देखिए 4 नंबर का हो जाएगा जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। और कौन बच गया, सांख्य के कपि। सब लोग आंसर हो गया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन डिटेल भी देखते चलेंगे साथ साथ, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे प्रसिद्ध व्याकरणविद क्या है, सबसे प्रसिद्ध व्याकरण तैयार किया था, सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना कहाँ किया है, तो ऐसी गलती हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, इसमें कुछ ऐसा था नहीं डिटेल में जो इसका पढ़ें। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बच्चा जानते हैं, सारनाथ। अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। 2 क्वेश्चन बन गया, कैसा थे, क्षत्रिय थे, किस कुल से संबंधित थे, शाक्य नामक छोटे कुल से। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज पर घर के सुखों को छोड़ दिया और कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे, उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए बोध गया बिहार में पीपल के नीचे तपस्या का, कौन सा पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद बुद्ध कहने लगे। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। तो यही क्वेश्चन था, पहला बार उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। आगे और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, सही बात है, लुसेंट में है कि बुद्ध क्या बताया है, बुद्ध का दुख का कारण क्या, लालसा है, जितना इच्छा रखेगा उतना दुख होगा। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य को तृष्णा को प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है। उपनिषद मतलब क्या होता है, गुरु के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो गुरु के समीप बैठना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, उपनिषद हुआ, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। देखिए इसमें क्या, उपनिषद में किसका संकलन किया गया है, तो गुरु और अध्यापकों के बीच का बातचीत का संकलन किया गया है। तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया, बच्चा जानता है, पाणिनि, सब लोग तैयारी करने वाले। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, व्याकरण की रचना किया उन्होंने, स्वर तथा व्यंजनों के विशेष क्रम में पर सूत्रों की रचना किया। बुझ सूत्र बीज गणितीय के सूत्रों को काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए ये सूत्र बीज गणितियों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा बीज गणित के सूत्र से काफ़ी मिलता जुलता है, तो पाणिनि द्वारा रचना क्या था, संस्कृत व्याकरण। आगे बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में लिया, तो स्वामी महावीर प्रकृत भाषा में लिया, सिंपल, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कुछ डिटेल नहीं हुआ होगा। स्वामी महावीर अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी थी और साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों से शिक्षा को समझ सकते थे। देखिए तो शिक्षा तो दिया था किस भाषा में, प्रकृत भाषा में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 40 नंबर देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा, जैन धर्मों के संदर्भ में कितने विचार करें। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, पता नहीं, देखेंगे डिटेल में पढ़ेगा तब पता चलेगा, तो संतुष्ट हो जाएंगे कि कैसा आंसर सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, आंसर तो दिया हुआ है क्या, ये कर दो। अब इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी, सही बात है।
उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपना घर छोड़ना देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियम की कड़ाई से पालन किया, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट करना है ना ही हत्या करनी थी। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी संस्कृत प्रकृति में दी, देखो शिक्षा, महावीर ने अपना शिक्षा किस में दिया? प्राकृत में। यहीं पर अभी पढ़े थे ना, महावीर स्वामी ने अपना शिक्षा किस भाषा में दिया? प्रकृत में। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, देखिए सही है। आगे, किसानों के इस नियम को पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल में कई कीड़े मकोड़े मरते थे। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। कहाँ कहाँ फैला? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में। महावीर ने अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से हो रही थी। वर्तमान उपलब्ध में जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 ईसा पूर्व गुजरात के बरही नामक स्थान पर लिखी गई। समझ गए? अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या समझे, वो जब डिटेल पढ़े तब ने पता चला कि क्या किसान उसका समर्थन किए। अब स्वीकार नहीं किया था क्योंकि किसान, व्यापारी स्वीकार किया लेकिन किसान ने, क्योंकि बोलते थे कि हम तो खेती करेंगे तो बहुत सारा कीटाणु मर जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नियम बोलेगा तो नियम में क्या देखिए, नियम में न है तो विनय में भी न है, तो विनय पिटक हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, विनय पिटक। अब देखिए, महावीर तथा बुद्धो दोनों ही मानना था कि घर का त्याग करने के लिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब उनका मानना था कि अगर घर त्याग करते हैं तो सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता था। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यही सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ में सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। बौद्ध संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, एकदम सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं, सही है। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी, ये भी सही है। मतलब ये गलत हो गया, बिना पढ़ ले। विवाहित स्त्रियां का संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। सॉरी, देखो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष स्त्रियां अलग अलग रहते थे, सही व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों से, अपने स्वामी से, राजाओं को, यहाँ काम करने वाले लोग, राजा से, कर्जदारों से, देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्त्रियों के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, ना कि माता पिता से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पति से। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, महायान। महायान के संबंध में कथन पर विचार करें। तो महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, सही है। मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म में, तो सही है। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर। अब डिटेल पढ़ते हैं। महायान एक मुख्य विशेषता यह है कि मूर्ति में बुद्ध की उपलब्धि सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, इसकी अधिकांश मथुरा में तक्षशिला में बनाई गई थी। महायान की बौद्ध धर्म की एक शाखा था जो बुद्ध की मूर्तियां और प्रतिमा काफ़ी लोकप्रिय बना। देखिए हीनयान और महायान के बारे में जब बोलेंगे ना तो चौथा बौद्ध संगीति में बटा था, और हीनयान के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर किसके बारे में पूछा? महायान। तो महायान ही है जो बौद्धों को मूर्ति पूजा के रूप में पूरा विस्तार किया, और इसका जो अधिकांश जो है मथुरा कला शैली से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा किस कला शैली से संबंधित है? मथुरा। और कहाँ से? तो तक्षशिला में बनाई गई। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भारत से बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। देखो चीन तो गया था प्रचार करने के लिए, जापान भी गया था, दक्षिण कोरिया छट जाएगा। तो ऑप्शन 3 नंबर सही है। 3 किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है, मतलब ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए 2 नंबर, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हुआ, सही बात है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, अब डिटेल देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा।
देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास कर सकते थे लेकिन ऐसा किए नहीं, तो 2 नंबर गलती हो गया, ये भी ऑप्शन गलती हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर सही हो गया और 3 नंबर ये तो सही है, इसको हटाइए, आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास नहीं किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष। आंसर बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो है अश्वघोष किसके प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व एवं पुष्यमित्र दोनों नागार्जुन से विद्यमान कनिष्क के दरबार पूछेगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। और कौन कौन थे, नागार्जुन, वसुमित्र, सब कनिष्क के दरबार में थे। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला है। एकदम सही है, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था ना श्रीलंका में, तो कभी गए थे संघमित्रा और अशोक के समय में, ये भी सही हो जाएगा 1 नंबर। इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप काफ़ी प्रचलित है, सही बात है, तो एक का तो दोनों सही कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए थेरावाद के बारे में पढ़ते हैं, थेरावाद है क्या। थेरावाद बौद्ध धर्म के सबसे पुरानी एवं सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्यतः थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, दक्षिण पूर्वी देशों में फैला हुआ है। आगे, थेरावाद का नाम अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं का संरक्षण प्रबोधन। देखिए पूछ सकता है कि थेरावाद का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पकड़ाया ना कि थेरावाद का अर्थ होता है क्या, बुद्ध की शिक्षा और शिक्षाओं पर जोर दिया गया, बुजुर्गों की शिक्षा, सॉरी थेरावाद का अर्थ क्या होता है, बुजुर्गों की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते थे, प्रदक्षिणा। क्या कहते थे, प्रदक्षिणा। देखिए प्रदक्षिणाथ पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाए जाते थे। यहाँ रोलिंग से घिरा हुआ था, पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते थे। दोनों रोलिंग और प्रवेश द्वारा मूर्तियों को सजाया जाता था। तो सही बात है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसे प्रदक्षिणा कहते थे। क्या कहते थे, प्रदक्षिणा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुछ इसमें डिटेल नहीं था दोस्तों, इसलिए डिटेल आपको दिखाते चल रहे हैं। चलिए 48 नंबर, 48 नंबर, साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थीं जिन्हें अशोक को परेशान किया, उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया, धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। देखिए विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों का आपसी संघर्ष, राज्य में तो कोई एक धर्म नहीं मानेगा, बहुत सारा धर्म मानेगा, तो वो संघर्ष का कारण बनेगा। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी होता था। परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़ा, तो तीनों ऑप्शन कहाँ पर है, डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित क्यों किया गया था, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब है 49 नंबर, यह एक विशाल और सुंदर नगर है, यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ग, 46 द्वार, यहाँ 2 या 3 मंजिल वाला मकान कच्चे। देखो मकान लकड़ी किसी से पकड़िए, लुसेंट में आप लोग जब पढ़िएगा तो मकान लकड़ी किसके समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था, सुलेखस निकेटर में कौन आया था, मेगा से छाटे। देखिए कितना अंदर से दिया है, उसमें आप लोग पढ़िएगा तो दिया हुआ रहेगा 570 बुर्ग, कितना बुर्ज, 570 बुर्ज, 64 द्वार और 2 या 3 मंजिला मकान, और सोने की पालकी, सोने की पालकी, सुंदर स्त्री और पक्षी, पेड़ पौधे सब थे। लुसेंट में सब लिखा हुआ, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में कौन, मेगास्थनीज। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सब लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, देख के पढ़िए। देखिए अगर अच्छा सोना चांदी का सवार था, अगर अच्छा पेड़ करके रहते थे, जीवित पक्षी था, झुंड होता था, साम्राज्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे, हथियारबंद महिलाएं, सुंदर महिलाएं थीं, कोशिश करते थे, आसपास विशेष सेवक होते थे, भोजन करने से पहले उसे चखते थे, ये सब है ना दिया हुआ।
ऐसा सब लूसेंट में पड़ेगा, सब लिखा हुआ है। कितना बुर्ज, 570, 64 द्वार होते थे, 2-3 मंजिला घर होता था। आगे बढ़ते हैं 49 के बाद 50 की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? यह कर दृश्यमान थे जो नजराना अनिवार्य था। कर भौतिक वस्तुएं थी, नजराना पूरी तरह नगद था। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कर तो नियमित थे, नजराना अनियमित था। कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, मतलब मौर्य काल में कर नियमित थे लेकिन स्वेच्छा से, कोई पाबंदी नहीं था। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल, हम लोग हिस्ट्री में 6 नंबर क्लास में मौर्य वंश में घुस गए हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो पढ़ने लायक क्वेश्चन है ना, सैनिक की सहायता से अर्थशास्त्र में पुस्तक कौन लिखे थे? चाणक्य लिखे थे। आगे 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले प्रमुख मार्ग थे? तो कौन थे? तक्षशिला। देखो, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, यहाँ पर कौन था? पाकिस्तान के तौर पर तक्षशिला। आगे 53 नंबर क्वेश्चन। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकट का राजदूत कौन था? ये बोले थे मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो पहले कौन आए थे? हिंद आए थे। तो हिंद कहाँ पर? तीनों में ले, हिंद, यवन, कुषाण। किसक? कुषाण नहीं, पहले शक आए थे। शक किसमें है? इसमें है। हिंद, अवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। पहले कौन आए थे? हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, यही आए थे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने जगह जगह पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों ने किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म महामात की नियुक्ति किया गया था ना अशोक में। देखिए यहाँ पर धर्म के किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि लोग जैसे पिता अपने बच्चों को अनुहार व्यवहार शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि प्रजा को निर्देश करें और बुद्ध के उपदेशों के लिए प्रेरित करें। कई समस्याओं में जिनके लिए उनके संवेदनाएं थी, समाज अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, टकराव पैदा होता रहता था। बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों को, दासों और नौकरों के साथ कुव्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता रहता था। अशोक ने महसूस किया कि यह निदान का कर्तव्य उनका कर्तव्य है। तो ये क्वेश्चन जो ही पढ़े हम, ऊपर में क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए 48 नंबर में दिया हुआ ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में सोल्यूशन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए अशोक 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। सही है, बहुत सारे अभिलेख खुदवाए थे, जनता तक उनका संदेश पहुंचे। अशोक ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा, ये कन्फर्म नहीं है। खरोष्ठी में लिखे, ब्राह्मी में लिखे, देवनागरी सब में लिखे। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर किस में है? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 और 3 खलंग हो गया। अशोक ने एक अभिलेख को कलिंग युद्ध के वर्णन किया। सही है, 1 और 3 हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बारे में क्या शिलालेख? 13वां शिलालेख में वर्णन किया है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? देखो, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर? तो गिरनार से प्राप्त हुआ, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ, कंधार से प्राप्त हुआ, लुम्बिनी से प्राप्त हुआ। ये अभी नहीं जानते तो नहीं कर सकते। तो क्या बोले? 2, 4, 1, 5। 2, 4, 1, 5 किस में है? 2, 4, 1, 5 किसी में नहीं, मतलब सब हो जाएगा ऑप्शन। मतलब कहने का मतलब जावगढ़ में भी पाया गया। ये सब क्वेश्चन छाटने का तरीका है। आगे बढ़ते 57 के बाद 58 नंबर। चलिए लगभग 80 क्वेश्चन इसमें है। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा? तो अशोक ने धर्म की विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजाओं को श्रीलंका ही भेजा था, मिस्र भी भेजा था। तो 2 गो हो गया, इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब सीरिया ही भेजा था। आगे पढ़ते हैं 59 नंबर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को गवर्नर का, दुर्गपाल का, कोषाध्यक्ष का, मंत्रिपरिषद का, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। राज्यपाल का, गवर्नर का पद दिया जाता है राजकुमारों को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
अक्सर राजकुमारों को छोटे छोटे प्रांतों का राजकुमार बनाकर, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इनके जगहों पर स्थानीय परंपराओं के नियमों को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडसियर और अधिमयी शब्द का प्रयोग प्रायः किन श्रेणियों के दर्शाने के लिए किया गया है? मतलब कैडसियर और अधिमयी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सीन हो जाएगा भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कैडसियर कौन है? कैडसियर और अधिमयी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हवलदार, उजभर, भूमिहीन मजदूर जैसे दास भी शामिल थे, कैडसियर या अधिमयी कहा जाता था। तो इसमें जो भी भूमिहीन कृषि मजदूर और दास होते थे उसे प्राचीन भारतीय दक्षिण इतिहास में कैडसियर और अधिमयी कहा जाता था। 61 नंबर क्वेश्चन। संगम, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? संगम मुबनेदार द्वारा धन एवं संपत्ति एकत्रित करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय उन्हें उपहार और भेंट लेते थे। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। सिल्क रूट को नियंत्रण कौन किए थे? तो कुषाण किए थे। आप बहुत बार इसका बारे में चर्चा देख चुके हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में भारत ने किन वस्तुओं का मांग अधिक था? तो रोमन साम्राज्य में किन वस्तुओं का मांग सबसे अधिक था? तो काली मिर्च का। देखिए काली मिर्च का सबसे अधिक मांग था भारत की किस वस्तुओं का रोमन साम्राज्य में? क्योंकि वहाँ मसाला नहीं था, मसाला भारत से ही ज़्यादा था। देखिए दक्षिण भारत में सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसलिए उन्हें काले सोना के नाम से बुलाते थे। समझ गए? तो रोमन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा मांग किसका था? काली मिर्च का। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो संगम साहित्य में का संबंध तमिल से है। तो तमिल कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। उपमहाद्वीपियों में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग सी नंबर ऑप्शन 3000 साल पहले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे का प्रयोग एक आम बात था। किसमें? जमींदारों का हिस्सा रोजमर्रा का जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। लोहे का औजार और हथियार की बड़ी संख्या में मध्यपाषाण काल में मिल। देखो पूछेगा कि लोहे की सबसे बड़ी संख्या किस काल में मिला? तो महापाषाण कब्रों में मिला। कब मिला? महापाषाण कब्रों में। चलिए अगला है दक्षिण पथस्वामी निम्नलिखित में से कौन कहा जाते थे? तो सातवाहन लुसेंट में है। दक्षिणा पथस्वामी के नाम से सातवाहन लोग जाने जाते थे। अगला 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कुषाण के बारे में 67 नंबर। कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने अपनी राजधानी पुरुषपुर और पेशावर, तो पहला कहाँ रखा? पुरुषपुर। दूसरा रखा कहाँ? तो मथुरा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे अरिकमेडु नामक प्राचीनतम पतन निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? तो अरिकमेडु की बात करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। तो अरिकमेडु देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 68 का एक्सप्लेनेशन। अरिकमेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु का पतन था। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिलता था जिसे गोदाम में रहता था, गोदाम रहा होगा। मतलब यहाँ जो अरिकमेडु नामक प्राचीनतम पदक है वह पुडुचेरी में पाया था। अब है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है आहत सिक्के के बारे में। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है आहत सिक्के के बारे में। तो आहत सिक्के क्या था इसके बारे में आइए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आहत सिक्के समानता आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे। नहीं कह सकते कुछ नहीं। आहत सिक्के को समानता देखिए सही है। आहत सिक्के को क्या कहता था? समानता ढाल कर बनाया जाता था। 2 नंबर किसमें है? इसमें है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 77 नंबर क्वेश्चन। मथुरा के अभिलेखों निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा के उल्लेख में सुनार का, बुनकर का, लोहार का, मालाकार का, सभी का मिलता है। मथुरा में सब लोग थे। मथुरा कला इसी ने विकास हुआ। वहाँ बहुत सारे लोग देखिए लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। बौद्ध विहार, जैन मंदिर हैं। कृषि भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? मथुरा। अगला कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? मथुरा। यहाँ पर बहुत सारे राजा, रानी, व्यापारी, शिल्पकार, दानदार बहुत सारे रहते थे। अभिलेखों का सुनार, बुरहान, टोकरी, मनाखाल सब लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा? सभी। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन।
प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। गौतमी पुत्र सतकर्णी जैसे कुछ शासकों ने प्रशस्ति की रचना की। तो प्रशस्ति की रचना कौन की? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन किसने किया? तो समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन हरिसेन ने किया। 73 नंबर क्वेश्चन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापर्थ में शासकों की संख्या कितनी बढ़ाई? तो 12। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। देखिए 74 नंबर। विक्रम संवत की शुरुआत सब लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अब क्यों किया था, कब किया था, इसके बारे में देखते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ होने वाले को विक्रम संवत की परंपरा के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जोड़ा। अब आपको बताना है जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। दोनों क्वेश्चन आता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखिए आपको बताना है विक्रम संवत तो हो गया 58 ईसा पूर्व। आपको बताना है 78 ईस्वी में कोची हुआ था। आपको कमेंट करना है कि 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर लड़ाई हुआ था। आपको तो नर्मदा नदी के तट पर दक्कन की ओर जाने की कोशिश किया था, तो चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय को उन्हें रोका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 76 नंबर क्वेश्चन। पुलकेशिन के बारे में लिखित कथनों का सत्य कथन कौन सा है? पुलकेशिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। पुलकेशिन द्वितीय संबंधित थे लेकिन विजय का वर्णन नहीं करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पल्लव एवं चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा है? पल्लव एवं चालुक्य। पल्लवों की राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों को लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राजा कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच था। क्वेश्चन बनेगा ना कि चालुक्यों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ नदियों के बीच था? तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा। अगला तो चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल। आगे है पल्लवों एवं चालुक्यों एक दूसरे के सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होती थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में उनके दरबारी रवि कीर्ति रचना प्रशस्ति से पता चलता है कि उनके पूर्व जो खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन नाथ द्वितीय को अपने चाचा के राज मिला था। देखिए ये सब देखिए 5 क्वेश्चन बना इसमें पुलकेशिन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजा पल्लव एवं चालुक्य। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए दक्षिण भारत का 2 क्वेश्चन हो गया पल्लव एवं चालुक्य। दूसरा चालुक्यों की राजधानी कौन कौन नदी किनारे तक था? कृष्णा एवं तुंगभद्रा। दूसरा बनेगा चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल। चौथा क्वेश्चन बनेगा रवि कीर्ति किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। प्रशस्ति से इनकी रचना कौन था? प्रशस्ति के लेकर कौन थे? रवि कीर्ति। तो डिटेल इसलिए हम सामने रखे हैं कि आपको पूरी तरह से संतुष्टि हो जाए। 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र करता है? तो महरौली का लौह स्तंभ चंद्र शासक के बारे में जिक्र करता है। देखिए महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ शिल्पकारों की कुशलता और अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वह 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। तो महरौली के कुतुब मीनार के परिसर में रखा हुआ है कौन? लौह स्तंभ। महरौली के लौह स्तंभ कहाँ रखा हुआ है? कुतुब मीनार के परिसर में भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बनने के समय जानकारी हमें खुदे हुए अभिलेख से मिलता है। चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो चंद्र किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो क्वेश्चन 3 को बना। देखिए कलर चेंज करते थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या बना कि महरौली स्तंभ लेख कुतुब मीनार के परिसर में रखा हुआ है। कितना मीटर लंबा है? 7.2 मीटर। कितना मीटर भरा? 3 टन। ऐसा तो नहीं पूछेगा। अब देखिए इसमें चंद्र नामक राजा के बारे में वर्णन है और वह किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश के संबंधित है। तो आगे 2 क्वेश्चन बना, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब है 78 नंबर क्वेश्चन।
मिलाना है। आर्यभट्ट और उसके रचनाकार, काव्य एवं रचनाकार, काव्य एवं रचनाकार। देखिए मेघदूतम पहले छाटिए थे कालिदास, कौन सा कथन गलत है? तो सही है। शिल्पाधिकारम इलांगो, सही है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टम, तो बी नंबर गलती हो जाएगा, सिंपल। अब देखते हैं, मणि मेखला इलांगो गलत है। मणि मेखला लगभग 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। सतनार, सतनार, तो क्या आंसर हो जाएगा? मणि मेखला के रचनाकार सतनार, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतनार। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। और आज क्लास 6 का क्वेश्चन, देखिए क्लास 6 में कितना क्वेश्चन था? 80 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों, डिटेल के साथ हम लोग पढ़ लिए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। मधु, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। धातु मनसूजा, प्रदक्षिणा पथ, वेदिका और तोरण, इसके बारे में मिलाना है। देखिए अभी हम परिदक्षिणा पथ पढ़े थे ना, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, तो दू का क्या हो जाएगा? सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दू सुमेलित है। अब है तोरण और वेदिका। तोरण और वेदिका जब बोलेंगे तो हो जाएगा सुमेलित नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, कभी छोटे, समानता होते हैं। स्तूपों के भीतर छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, हड्डी, दांत रखा जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ें, कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। उसे धातु मंजूषा कहा जाता है। देखिए धातु मंजूषा के बारे में बोला क्या, कि बुद्ध के बहुत सारे अलंकारों को रखे जाते हैं, अवशेषों को रखे जाते हैं, तो पात्र में रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। एक का क्या है? सही है कि मंजूषा क्या? धातु मंजूषा। बुद्ध के जो भी माने, या तो उसका शिष्य, या तो बुद्ध के अवशेष, दांत हो गया, कड़ा हो गया, सोना कीमती सिक्का हो गया, ये सब रखा जाता है। अगला, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मट्टी का टीला होता है। टीले की ईंट से ढक दिया जाता है। बाद में काल में गुंबदनुमा ढांचे के तराशे या पत्थर से ढक दिया जाता है। स्तूपे के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, उसे दक्षिणा पथ कहते थे। सही है। दक्षिणा पथ क्या हो जाएगा? 1 का 2 सही हो रहा। आगे, इनके रास्तों को रोलिंग से घेर दिया जाता है, उससे वेदिका कहते हैं। तो वेदिका क्या है? गलत हो जाएगा। वेदिका क्या होता है? जब ऐसे करके घेरते हैं ना चारों पट्टी, उसी को वेदिका कहते हैं। तो वेदिका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है। आगे, रोलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकार के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण यही है, मतलब 4 सही है, 3 2 सही है और 1 सही है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए एकास्मिक मंदिर के बारे में बोल रहा है। तो महाबलीपुरम, इस मंदिरों का निर्माण एक विशाल चट्टान का तराश कर किया गया है। एकदम सही है। महाबलीपुरम का जो एकास्मिक मंदिर है एक विशाल चट्टान से, सही हो जाएगा। इनके निर्माण के नीचे से ऊपर तक पत्थरों को जोड़ा जाता है। ठीक है, पत्थर को जोड़ा नहीं, जब बोल रहा है एक ही पत्थर जोड़ा थोड़ा जाएगा। अब देखिए दो गलती, दो इसमें गलती हो गया, मतलब 3 नंबर। यह ईंटें निर्मित मंदिरों से निर्माण प्रकृति की दृष्टि से भिन्न है। एकदम सही है, क्योंकि अब पत्थर से, तो 1 और 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए पढ़ देते हैं डिटेल में। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों का प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल मंदिर से तराशा गया है, जिन्हें एकाश्रम कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। ईंटों से बनी इमारतों के नीचे ईंटों का एक एक करके जोड़ते हुए ऊपर क्यों ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर मंदिरों का पत्थर से काट कर। देखिए आज हम लोग देखें 6 क्लास का टोटल NCERT का विदुटेरिया का कौन, ऑल आउट का टोटल 80 क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्लास 6 कंप्लीट हो गया फुल डिटेल के साथ। तो ये आपको कैसा लगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करके बता सकते हैं। आपका ये डिटेल पढ़ने में मज़ा आया और किस किस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इसको पूरा देखिए और पूरा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और इसका PDF हम 6 क्लास का डाल देंगे टेलीग्राम पे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए, पूरा बुक को हम इस पर करा देंगे। इसका 6 का अभी किए हैं हिस्ट्री, उसके में ज्योग्राफी करेंगे, इतिहास, राज्य व्यवस्था सब कर देंगे, साइंस भी कर देंगे। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।